नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर पूरे हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और इन टॉपिक्स की इन डेप्थ डिस्कशन के लिए आप हमारे डेली करंट अफेयर्स को रेफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, पुष्प कमल दहल। इनका नाम आपको याद रखना है। बात नेपाल की हुई है तो नेपाल की प्रधानमंत्री हैं इस समय विद्या देवी भंडारी और यहाँ के राष्ट्रपति कार्यालय को शीतल निवास के नाम से जाना जाता है। यहाँ की 3-4 नदियाँ आप लोग याद रखिए। सबसे पहली नदी महाकाली, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य के साथ सीमा बनाती है। नेपाल और उत्तराखंड इसी नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद कर्नाली नदी आ जाती है। कर्नाली नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है और ये दोनों नदियाँ महाकाली और कर्नाली उत्तर प्रदेश में आके मिल जाती हैं और उसके बाद से इन्हें सरयू के नाम से जाना जाता है। इसी नदी के किनारे अयोध्या अवस्थित है और अयोध्या के बाद ये नदी जब आगे बढ़ती है तो इसी नदी को घाघरा के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी ने घाघरा नदी का नाम सरयू नदी करने का निर्णय लिया है और अब आधिकारिक रूप से ये नदी पूरी की पूरी सरयू के नाम से जानी जाएगी और आगे जाके ये नदी गंगा में मिल जाती है। इसके बाद आपको नारायणी नदी के बारे में याद रखना है। नारायणी नदी को इंडिया में गंडक के नाम से जाना जाता है। ये भी पटना के पास आकर गंगा में मिल जाती है। और नेपाल की जो सबसे पूर्वी नदी है जिसे आपको याद रखना है वो है कोसी नदी। ये नदी कई जलधाराओं के मिलने से बनती है। कहते हैं कि ऐसी 7 धाराएं हैं, प्रमुख 7 धाराएं हैं जिनके मिलने से इस नदी का निर्माण होता है। इसीलिए इस नदी को सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी भी आगे चलकर गंगा से मिल जाती है। तो इतने फैक्ट नेपाल की नदियों के बारे में आपको याद रखना है। नेपाल से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि इससे भारत के कितने राज्य सीमा लगाते हैं, तो उसके लिए आप नेपाल में जितने भी लेटर हैं उन्हें काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब हो गया नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले उत्तरांचल आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इन 5 राज्यों को याद रखना है जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। अपने दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल से संबंधित। यहाँ से आपको बेस्ट फिल्म का पुरस्कार याद रखना है कि कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किसे दिया गया है। तो स्पेन की फिल्म है ये, जिसका नाम है अपॉन एंट्री, इसे, और एक बांग्लादेश की फिल्म है द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स। ये 2 फिल्में आपको याद रखना है जिन्हें बेस्ट फिल्म का अवार्ड कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिया गया है। इसके बाद अवार्ड में इसी में ही अगर बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो ये अर्जेंटीना के हैं और इनका नाम है वीरना मेलिना। इनका नाम याद रखना है। इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। बीबीसी ने दिया है स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड, ये आपको याद रखना है। ये हैं बेथ मीड, इन्हें दिया है बीबीसी ने स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड, आपको याद रखना है। ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इंग्लैंड के निवासी हैं। बात इंग्लैंड की हुई है तो यहीं पर समझ लेते हैं कि इंग्लैंड, ग्रेट वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इन सब में क्या अंतर है। यहाँ पे मूलभूत हम 3 संकल्पनाएं समझेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं। ये 2 मूल संकल्पनाएं हम लोग देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन द्वीप समूह है और इस द्वीप समूह में 2 प्रमुख द्वीप हैं। एक द्वीप ये है जो सबसे बड़ा द्वीप है, इसे कहते हैं ब्रिटेन का द्वीप, और इसके बाद एक द्वीप समूह ये है जिसे कहते हैं आयरलैंड का द्वीप। इन 2 द्वीपों को मिलाकर ब्रिटिश द्वीप समूह का निर्माण होता है। इसके अलावा और भी द्वीप हैं लेकिन ये सबसे बड़े द्वीप हैं। इन द्वीपों में बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे इस क्षेत्र को कहा जाता है वेल्स, इस क्षेत्र को कहा जाता है इंग्लैंड और इस क्षेत्र को कहा जाता है स्कॉटलैंड, इस क्षेत्र को कहा जाता है उत्तरी आयरलैंड। इन सभी को मिलाकर EWS यानी इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इनको मिलाकर हम लोग ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। इसे एक बार मैं फिर से मैप में दिखा देता हूँ। ये देखिए, इंग्लैंड, ये वेल्स और ये स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन के रूप में जाना जाता है। और इसी में जब आप ये नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला देंगे तो उसे हम यूनाइटेड किंगडम के रूप में जानते हैं। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम के लिए आप न्यूज़ याद रखिए, NEWS न्यूज़। एन से हो जाएगा नॉर्दर्न आयरलैंड, ई से इंग्लैंड, W से वेल्स, S से स्कॉटलैंड। तो यूनाइटेड किंगडम की न्यूज़, इस तरह से आप याद रखिए ये ट्रिक। और EWS से याद रखिए कि EWS सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में। EWS सबसे ज़्यादा ग्रेट ब्रिटेन में पाए जाते हैं। इस तरह से करके आप यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने लायक है कि आयरलैंड, ये जो पूरा द्वीप है, इस आयरलैंड द्वीप का ये जो दक्षिणी पोर्शन है,
इसे आयरलैंड गणराज्य कहा जाता है। ये एक दूसरा देश है और ये पूरा पोर्शन एक दूसरा देश है। इसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं और इस वाले पोर्शन को आयरलैंड का देश कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अपने दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं प्रोफेसर थलिप्पिल प्रदीप के बारे में। इन्हें विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन की अगर बात करें तो इसका आयोजन इस बार कर्नाटक के बेंगलुरु में किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। बात कर्नाटक की हुई है तो यहाँ की कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले राजधानी बेंगलुरु, सबसे बड़ा शहर आबादी के हिसाब से वो भी बेंगलुरु ही है। राजभाषा कन्नड़ है यहाँ की, और इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, और यहाँ की राज्यसभा और लोकसभा की सीटें आपको याद रखनी हैं 12 और 28। 12 लोकसभा राज्यसभा की सीटें हैं और 28 लोकसभा की सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। यहीं पे अगर बात करें तो यहीं पर पदक्कल के मंदिर अवस्थित हैं, जो कि विश्व विरासत के रूप में भी घोषित हैं, तो आपके पदक्कल के मंदिर आपको याद रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। इसमें हम लोग अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू, इन 4 भाषाओं में किन किन रचनाओं को ये अवार्ड दिया गया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी की अगर बात करें तो अंग्रेजी में दिया गया है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए। ये उपन्यास है अनुराधा रॉय का, तो अनुराधा राय ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, ये याद रखिएगा। हिंदी की अगर बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से, तो तुमड़ी के शब्द, ये याद रखिएगा, कविता संग्रह है ये, बद्री नारायण की है ये रचना। इसके बाद संस्कृत की अगर बात करें तो जनार्दन प्रसाद पांडे मणि की रचना है एक, उसका नाम है दीप मणिक्यम, ये कविता है, इसे दिया गया है। और उर्दू की अगर बात करें तो उर्दू में ख्वाब शराब के लिए अनीस अशफाक को दिया गया है। तो ये 4 भाषाओं से आपको याद रखना है। यहाँ भी सबसे इम्पॉर्टेंट हिंदी का आपको नहीं भूलना है। तुमड़ी के शब्द, ये कविता संग्रह बद्री नारायण, इसे किसी भी हालत में भूलना नहीं है, ये दिया गया है। अगर साहित्य अकादमी की बात करें तो साहित्य अकादमी हर साल 24 भाषाओं की रचनाओं को प्रदान किया जाता है, जिसमें 22 भाषाएं वो हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। इसके साथ ही साथ अंग्रेजी और राजस्थानी, ये 2 अलग भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है, लेकिन उसमें भी ये साहित्य सम्मान दिया जाता है। पहली बार ये 1955 में दिया गया था। लोसर महोत्सव की अगर बात करें तो लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है लोसर लद्दाखी 9 वर्ष है। लो का मतलब होता है नया, सर का मतलब होता है वर्ष, अर्थात ये जहाँ जहाँ भी भारत में बौद्ध जनसंख्या है वहाँ पर लोसर महोत्सव मनाया जाता है। जैसे लद्दाख हो गया, लद्दाख के साथ साथ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी लोसर महोत्सव मनाया जाता है। लद्दाख के और नृत्यों की अगर बात करें तो आपको यहाँ से जाब्रो नृत्य नहीं भूलना है, ये याद रखना है। उसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे नृत्य हैं जिसे आप देख सकते हैं। लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख में और भी चीज़ें आपको देखना है। यहाँ के अगर माउंटेन्स की बात करें तो सबसे उत्तर में यहाँ पर काराकोरम पर्वत श्रृंखला अवस्थित है, उसके बाद लद्दाख का रेंज है, फिर जांस्कर है और उसके बाद फिर बृहत हिमालय अवस्थित है। ये 4 रेंज हैं जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित हैं, आपको ज़रूर याद रखना है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और आबादी यहाँ सबसे कम है। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की जाए, हेमिस नेशनल पार्क को आपको याद रखना है, यहीं लद्दाख में ही अवस्थित है। अब्दुल्ला यामीन की अगर बात करें तो इन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में, मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के आरोप में 11 साल की जेल की सज़ा हुई है। ये मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे, ये आपको याद रखना है। मालदीव की राजधानी माले और यहाँ के जो इस समय के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं, ये याद रखना है। और भारत और मालदीव के बीच में रेखा जो इनके सीमाओं को विभाजित करती है वो 8 डिग्री चैनल आपको याद रखना है। ये जो रेड लाइन से बनी हुई है सीमा रेखा, ये भारत और मालदीव के बीच की सीमा रेखा है जिसे 8 डिग्री चैनल कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि 8 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है। तो आपको याद रखना है कि ये लक्षद्वीप और ये है आपका मालदीव। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में ये जो पोर्शन है ये 8 डिग्री चैनल है जो
अलग करता है दोनों क्षेत्रों को। सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की एक वैश्विक सूची आई है। इस सूची से आपको याद रखना है कि भारत को इसमें 5वें स्थान पर रखा गया है और दुनिया का जो सबसे बेस्ट व्यंजन जहाँ पे आपको खाने को मिलेंगे वो है इटली, इसमें नंबर 1 स्थान पर है। ग्वालियर की अगर बात करें तो ये भी चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की एक विशाल प्रतिमा और उनके लिए एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा। यहीं बताते चलें कि 25 दिसंबर को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है और अभी हाल ही में भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती मनाई है। केरल का धर्मदम भी चर्चा में है, क्योंकि ये निर्वाचन क्षेत्र भारत का पहला संपूर्ण पुस्तकालय से युक्त निर्वाचित क्षेत्र हो गया है। यहाँ से ही केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन चुनकर आते हैं। ये आपको याद रखना है। धर्मदम क्यों चर्चित रहा है? इसलिए क्योंकि ये भारत का पहला ऐसा निर्वाचन क्षेत्र हो गया जहाँ पे पुस्तकालय की सुविधा प्रत्येक वार्ड में मौजूद है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक वर्ष भारत में 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कृत्रिम हृदय किस आईआईटी ने विकसित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। ईट राइट कैंपस पहल, ईट राइट कैंपस कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये अगर पूछा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये पहल की शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य है देश भर के स्कूलों, विश्वविद्यालयों, कार्यस्थलों आदि में सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन को बढ़ावा देना। ये आपको याद रखना है। चर्चा में क्यों आया? क्योंकि फर्रुखाबाद जेल के बाद ये उत्तर प्रदेश का दूसरा ऐसा जेल हो गया है, बुलंदशहर, जिसको ईट राइस कैंपस टैग मिला है। आपको ये याद रखना है, ये भारत की दूसरी जेल है जिसे इस तरह की टैग मिली है। कौन? बुलंदशहर। और पहले से कौन था? फर्रुखाबाद पहले से ही इस लिस्ट में था, तो आपको ये याद रखना है, बुलंदशहर। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक और मानक प्राधिकरण की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी। ये आपको याद रखना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है और भारत में जितने भी खाद्य सुरक्षा से संबंधित विनियम हैं उनको ये विनियमित करती है। ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये किस संस्था ने जारी किया है? आपको केवल इतना याद रखना है। तो ये यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है जिसका नाम है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत 2037 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो आपको यहाँ से केवल ये रिपोर्ट याद रखनी किसके द्वारा जारी की जाती है। आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक हो गया है जिसके नाम सर्वाधिक सोने खरीदने का तमगा हासिल किया है जिसने, यानी इसने सबसे अधिक सोने की खरीदारी की है। ये आप याद रखिएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की बात करते हैं तो अनिल कुमार लोहाटी भारतीय रेलवे बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। अनिल कुमार लाहोटी, ये आपको याद रखना है। 1 जनवरी 2023 यानी आज से ये अध्यक्षता ग्रहण करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय रेलवे की बात हुई है तो भारत के रेलवे के जोनों की बात कर लेते हैं। भारत में अगर जोन की बात करें तो 18 जोन प्लस 1 मेट्रो जोन अवस्थित है भारत में और इन सभी रेलवे जोन को आप डायरेक्शन जो चित्र होता है डायरेक्शन इमेज के जरिए याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये डायरेक्शन इमेज है जिसमें इसे कहते हैं नॉर्थ, इसे कहते हैं साउथ, इसे कहते हैं ईस्ट, इसे कहते हैं वेस्ट। अब आप इन्हीं के नाम पर 4 जोन देख लीजिए। सबसे पहले नॉर्थ जोन जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, उसके बाद साउथ जोन जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, उसके बाद ईस्ट जोन जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और वेस्ट जोन जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 4 जोन इस तरह से हो गए। इसके बाद फिर इनके बीच बीच के जोन देख लीजिए। जैसे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद में इसका मुख्यालय है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में इसका मुख्यालय है, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में इसका मुख्यालय है, उसके बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में इसका लोकेशन है। इस तरह से ये हमारा हो गया। उसके बाद अब एक सेंट्रल जोन हम एकदम बीचों बीच में देख लेते हैं जिसे कहते हैं सेंट्रल रेलवे जोन। इसका मुख्यालय भी मुंबई में ही अवस्थित है। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट जोन हो गए, रेलवे जोन हो गए। इसके बाद अब हम ये जो 45 डिग्री वाले डायरेक्शन होते हैं इस पे भी हम देख सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व की अगर बात करें तो मालीगांव में है उत्तर पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय। इसी के साथ साथ उत्तर पश्चिम जोन का अगर बात करें तो ये जयपुर में है। इसी तरह से दक्षिण
पश्चिम मुख्यालय की बात करें हुबली में है, और दक्षिण पश्चिम ये कोलकाता में है, और इसी तरह से दक्षिण मध्य रेलवे भी है एक, ये भी आपका बिलासपुर में अवस्थित है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे एक गोरखपुर भी है जो कि पूर्वी मुख्यालय है। इस तरह से पूरे 19 के 19 मुख्यालय हैं, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिस्टिंग दी गई हुई है, आप देख सकते हैं, और इनसे संबंधित डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आप हमारे डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग डेली करंट अफेयर्स इन डेप्थ में डिस्कस करते हैं। कोलकाता भारत में सबसे अधिक रेलवे जोन के मुख्यालय वाला शहर है, ये याद रखना है। सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तर रेलवे का है। सबसे छोटे रेलवे जोन की बात करें तो उत्तर पूर्वी रेलवे जोन है। भारत का पहला रेलवे जोन दक्षिण रेलवे जोन है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में हावड़ा जंक्शन है। ये सब कुछ फैक्ट एंड फिगर थे, इससे संबंधित आपको याद रखना है। एशियाई विकास बैंक की अगर बात करें एडीबी की, तो ये ध्यान रखिएगा, इसने तमिलनाडु के 3 शहरों को ऋण दिया है, जहां पर जल आपूर्ति के साथ साथ सीवरेज और जल निकासी संबंधी बुनियादी ढांचों का निर्माण किया जाएगा। 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण एडीबी ने प्रदान किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु की बात हुई है तो तमिलनाडु की कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेज को देख लेते हैं। तमिलनाडु के यहाँ पर पूर्वी घाट अवस्थित है और यहाँ पर पश्चिमी घाट अवस्थित है। इन पश्चिमी घाटों को यहाँ पर कुछ लोकल नाम से भी जाना जाता है, जैसे यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ी अवस्थित है, इसे पालनी की पहाड़ी कहते हैं, और यहाँ पर इलायची की पहाड़ियाँ हैं। तो इस तरह से ये कुछ पहाड़ थे जो कि यहाँ पे अवस्थित हैं। यहाँ से संबंधित पाल घाट को याद रखिए, जो कोयम्बटूर और केरला को आपस में जोड़ते हैं। यहाँ पे कोयम्बटूर है और केरला में पलक्कड़ है, इन दोनों जगहों को आपस में जोड़ता है पाल घाट, ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु भारत का 10वें नंबर का राज्य है, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, उन सबसे इम्पोर्टेंट नदियों में आपको एक कावेरी नदी का नाम याद रखना है। यहाँ से ऐसे कावेरी नदी बहती है जो कि कर्नाटका से निकलती है और तमिलनाडु को बीचों बीच में डिवाइड करते हुए बंगाल की खाड़ी में आके अपने जल को विसर्जित कर देती है। अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको 68 याद रखना है, इतने सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय फिलीपींस में अवस्थित है। फिलीपींस का एक शहर है मांडालुयोंग, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट की अगर बात करें तो ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर का एक उग्रवादी समूह था, जिसने हाल ही में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, और इस समझौते के तहत अब वो सशस्त्र विद्रोह त्याग कर राजनीतिक रूप से यहाँ के विकास में भागीदारी निभाने का संकल्प लिया है। तो आपको जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट याद रखना है, किस राज्य से संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है। ये लोग एक नए राज्य बनाने की मांग कर रहे थे अभी तक। मणिपुर की अगर बात करें तो यहीं पर किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, जिसमें संगई नामक एक अति दुर्लभ हिरण पाया जाता है। जूको घाटी भी मणिपुर में ही अवस्थित है, ये याद रखिएगा। और लोकतक झील राज्य की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, वो भी मणिपुर में ही अवस्थित है, ये ध्यान रखिएगा। ई सुश्रुत की अगर बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास किस राज्य के द्वारा किया गया है या किस राज्य में लागू किया गया है, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ के 22 मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे वन्यजीव अभयारण्य हैं, आपको याद रखना है, पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिस्ट दी गई है, उन्हें आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बम चक्रवात की। तो बम चक्रवात अमेरिका और कनाडा में आया, भारी तबाही यहाँ पर मचाई इसने। न्यूयॉर्क और मोंटाना जैसे शहरों में तापमान -45 डिग्री तक चला गया था, ये ध्यान रखिएगा। और ये इतना कहर इसका आया कि नियाग्रा जलप्रपात भी इसके कारण आंशिक रूप से जम गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। बम चक्रवात क्या होता है, कैसे बनते हैं, उन सब के बारे में बहुत ही डिटेल्ड हमने डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल की। आपसे अगर पूछा जाए इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो केरल के कासरगोड जिले में हुआ है, ये आपको याद रखना है। और ये अपनी तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव था। बेकल में एक किला है जिसे बेकल किला कहते हैं, ये यहाँ का सबसे बड़ा किला है केरल का, ये आपको याद रखना है। केरल के राष्ट्रीय प्रतीकों की अगर बात करें तो आपको हाथी नहीं भूलना है। हाथी केरला का राष्ट्रीय पशु है, राजकीय पशु है। इसके साथ साथ हाथी कर्नाटका का भी राजकीय पशु है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर वही बात केरल की अगर हम बात करें तो केरल
के पश्चिम में लक्षद्वीप सागर है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं इसे लक्षद्वीप सागर कहते हैं। और इसके ये जो पश्चिम में, केरला के पश्चिम में ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा मालाबार तट के रूप में जाना जाता है, इसे मालाबार तट कहते हैं। और केरला के पूरब में, एकदम पूरब में पहाड़ियाँ अवस्थित हैं यहाँ पर, इन्हें हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। इसके बाद भारतीय रिजर्व की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं 2021-22। ये रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है, सीधे पूछा जा सकता है ये रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है, और इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, यही इतना याद रखना है। रिजर्व बैंक की अगर बात करें तो रिजर्व बैंक का गठन 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की संस्तुति के आधार पर हुआ था। यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि हिल्टन यंग कमीशन ने जो इस संस्था को बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए वो उन्होंने B.R. अम्बेडकर द्वारा रचित एक पुस्तक जिसका नाम था द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन से लिए थे। यहीं से उन्हें दिशा निर्देश प्राप्त हुआ और यहीं से ही प्रेरित होकर हिल्टन यंग ने RBI के गठन का सुझाव दिया था। ये आपको याद रखना है। RBI का गठन अप्रैल 1935 में हुआ था। पहले ये एक प्राइवेट संस्था थी, प्राइवेट बैंक था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये याद रखना है। इसका मुख्यालय पहले कोलकाता में था, फिर मुंबई में कर दिया गया 1937 में। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र ने लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित कर दिया है और इस विधेयक की खासियत ये है कि इसके अंतर्गत अब लोकपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को भ्रष्टाचार से संबंधित उसके खिलाफ जांच कर सकता है। ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य है जहां पर लोकपाल अब मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की जो मंत्रिमंडल है उसको भी भ्रष्टाचार से संबंधित जांच के लिए बुला सकता है, उसे भी चेक कर सकता है। ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र से संबंधित आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। जैसे ये याद रखिए आप, ये है नांदेड़ का गुरुद्वारा। नांदेड़ इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई थी, तो ये आपको गुरुद्वारा याद रखना है। अजंता और एलोरा की गुफाएं यहीं पर हैं जहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे भित्ति चित्र के साथ साथ और भी स्थापत्य के और भी अनेक रूप आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया गेट भी यहीं पर अवस्थित है। ये है जो यहाँ के मराठे हुआ करते थे उनका महल, इसे कहा जाता था शनिवार वाड़ा। तो ये कुछ फैक्ट फिगर थे, इसके बारे में आपको याद रखना है। फिर नियाग्रा फॉल चर्चा में रहा क्योंकि ये आंशिक रूप से बॉम्ब साइक्लोन की वजह से जम गया था। इतने बर्फीले तूफान यहाँ पे आए इस चक्रवात के कारण, जिसकी वजह से नियाग्रा फॉल तक जम गया था, ये आपको याद रखना है। नियाग्रा जलप्रपात अगर बात करें तो ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर अवस्थित है, ये आपको याद रखना है। नियाग्रा जलप्रपात जो है वो दो झीलों के बीच में अवस्थित है। पहला झील ओंटारियो और इरी, ये जो दो झीलें हैं, इन्हीं दो झीलों के बीच में यहाँ पे देखिए नियाग्रा जलप्रपात अवस्थित है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ ये 5 बहुत बड़े झील हैं जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे अवस्थित हैं। इनका नाम सुपीरियर, मिशिगन, हुरोन, इरी और ओंटारियो आपको याद रखना है। बेपोर अंतर्राष्ट्रीय जल उत्सव की अगर बात करें तो इसका आयोजन केरला के बेपोर बंदरगाह में हुआ है, ये आपको याद रखना है। केरल के बारे में फिर वही सब चीज़ें अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। हम डेली करंट अफेयर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, उन्हें आप देखिए, आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। अथिरापल्ली जलप्रपात की अगर बात करें तो ये केरला में अवस्थित है, ये भी आप ध्यान रखिए। कूनो नेशनल पार्क चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को इसी फरवरी में अब आज़ाद कर दिया जाएगा और ये पूरे के पूरे कूनो नेशनल पार्क में स्वतंत्रता के साथ विचरण कर सकते हैं। ये करंट अफेयर्स था जिसके कारण ये चर्चा में आए थे, आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीते लाए गए थे, ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स जो हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले बांधवगढ़ को नहीं भूलना है, कान्हा टाइगर रिजर्व, कूनो राष्ट्रीय पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क, पेंच, सतपुड़ा, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये कुछ यहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें आपको याद रखना है। प्रहरी मोबाइल ऐप की अगर बात करें तो ये प्रहरी मोबाइल ऐप BSF सीमा सुरक्षा बल के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और इस ऐप के जरिए अब सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो व्यक्तिगत और सेवा संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। BSF के बारे में अगर बात करें तो BSF के इस समय जो निदेशक हैं, महानिदेशक, वो हैं पंकज कुमार सिंह और BSF एक
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, CAPF है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ऐसे पुलिस फोर्स को कहते हैं जिसका दिशा निर्देशन गृह मंत्रालय के द्वारा होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी भारत में इस समय 7 CAPF हैं, जिसमें से असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और सशस्त्र सीमा बल, ये 7 CAPF हैं जो अभी इंडिया में मौजूद हैं। इसमें से आप ध्यान रखिएगा जो ITBP है ये इंडिया, नेपाल और चीन की सीमा पर सीमा की देखभाल करता है। BSF बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सक्रिय है। और उसके साथ साथ CISF ये जितने भी उद्योग हैं, औद्योगिक संस्थान हैं, उनकी रक्षा में ये कार्यरत रहता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जब कभी दंगे होते हैं या कोई ऐसी अव्यवस्था खड़ी हो जाती है जहां पर पुलिस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है तो वहां पर ये लोग डिप्लॉय किए जाते हैं। तो ये कुछ इनके बारे में है CAPF के बारे में। बेंजामिन नेतन्याहू की अगर बात करें तो ये रिकॉर्ड 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ की संसद को नेसेट कहा जाता है और इजराइल पश्चिम एशिया का एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है, यहाँ पर अवस्थित है। अगर इसके बॉर्डर की बात करें तो इसके बॉर्डर में जॉर्डन, ऊपर में सीरिया, लेबनान, फ़िलिस्तीन और मिस्र अवस्थित हैं जो इसकी सीमा रेखा बनाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। यहीं पर प्रधानमंत्री की बात हुई है तो अनुच्छेद 74 और 75 याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान करता है जिसमें ये कहता है कि मंत्रिपरिषद एक होगी भारत में और उसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति को समय समय पर सलाह देता रहेगा और उसे ये सुझाव देता रहेगा कि प्रशासन कैसे चलाया जाए। और अगर 75 अनुच्छेद की बात करें तो इसमें इन्हीं मंत्रियों के बारे में उनकी नियुक्ति कैसे होगी, कार्यकाल कितना होगा उनका, वेतन, भत्ते, योग्यता, शपथ आदि के बारे में सब कुछ जानकारी इसी में दिया गया है अनुच्छेद 75 में, ये आप ध्यान रखिएगा। कभी आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान की किस अनुच्छेद के तहत होती है तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 75, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ और वन लाइनर करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है समक्का सरलामा जनजाति पुजारी महासम्मेलन का आयोजन तेलंगाना में हुआ और ये आयोजन कोया समुदाय के द्वारा किया गया। इसका आयोजन भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर 29 दिसंबर को हस्ताक्षर कर दिए और ये 29 दिसंबर से ही सक्रिय हो गया है। इसके बाद भारत ने अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के डेमोक्रेटिक फंड में $1,50,000 का स्वैच्छिक अनुदान दिया है, ये भी आपको याद रखना है। भारत और नेपाल के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है अभ्यास सूर्य किरण। इसका आयोजन नेपाल में हुआ, ये आपको ध्यान रखना, ये नेपाल है, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा टेम्पल लिख दिया गया है। इसके साथ ही साथ 29 दिसंबर को होता है श्री गुरु गोविंद सिंह की जयंती, जिसे भारत में 356वीं जयंती के रूप में मनाया गया है 29 दिसंबर को। और इसके साथ ही साथ भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI विमान से ब्रह्मोस एयर मिसाइल लॉन्च किया है, इसका परीक्षण किया है, ये भी आपको याद रखना है। हमारे बगल में बांग्लादेश एक देश है जहां पर पहली बार मेट्रो का संचालन किया गया है, तो यहाँ के शहर ढाका को याद रखना है जो कि यहाँ की राजधानी है। यहाँ पर पहली मेट्रो अभी अभी चलाई गई है, तो ये याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस देश की राजधानी में पहला मेट्रो चलाया गया है। इसके बाद बात कर वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर बात करें तो देश में 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई है कोलकाता में, ये आपको याद रखना है। कोलकाता के पास एक स्टेशन है हावड़ा स्टेशन, यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में देश की 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और ये पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो यहाँ से आपको नदियाँ याद रखनी हैं। यहाँ की 3 प्रमुख नदियों को आपको याद रखनी है। सबसे पहले गंगा नदी जो कि बंगाल को 2 भागों में विभाजित करती है। उसके बाद एकदम नॉर्थ में है यहाँ पर तीस्ता नदी, ये याद रखना है। तीस्ता नदी आपके जमुना नदी में आके मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र का नाम ही बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और फिर जमुना और गंगा दोनों बांग्लादेश में मिलती हैं। उसके बाद पद्मा के नाम से बंगाल की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित कर देती हैं। इसके बाद एक नदी और याद रखनी है, गंगा की वितरिका है जिसका नाम है हुगली। ये डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, गंगा से ही निकलती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती है। इसी हुगली के किनारे हावड़ा शहर अवस्थित है। इसी हुगली नदी में बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं, यहाँ पर हुगली है और इस तरह से
अरुण, कसाई आदि बहुत सारी नदियां हैं। मुख्यतः 4 नदियां हैं, इन्हें आप मैड से याद रख सकते हैं, मैड, कसाई, मयूराक्षी, अजय, दामोदर और कसाई। इसी क्रम में ये नदियां हैं, मयूराक्षी, अजय, दामोदर और कसाई। ये हुगली की सहायक नदियां हैं जो कि इस तरह से आकर हुगली में मिलती हैं और अंततः बंगाल की खाड़ी में जाके अपने जल को विसर्जित कर देती हैं। यहीं पर उसका विस्तृत मैप है जिसे आप देख सकते हैं नदियों की। वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस 2019 में चलाई गई थी। इनकी अधिकतम गति 160 से 180 किलोमीटर तक है और इनके जो डिब्बों का निर्माण होता है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इनके डिब्बों का निर्माण किया जाता है, ये आपको याद रखना है। यहीं पर आप बात कर लीजिए कि भारत में 4 फैक्ट्रीज हैं जहां पर रेलवे के कोच का निर्माण किया जाता है। ये है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में, मॉडर्न कोच फैक्ट्री ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अवस्थित है और मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री लातूर में अवस्थित है। इसके साथ ही साथ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेल के डिब्बों का निर्माता है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग की अगर बात करें तो इसने रिमोट वोटिंग का सिस्टम शुरू करने के लिए विचार बनाया है और उसके लिए अभी हाल ही में इसने भारत के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से सुझाव मांगा है। तो आपको ये याद रखना है, रिमोट वोटिंग सिस्टम शुरू करने की कोशिश में है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसीलिए 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे राजीव कुमार जी हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो सुकुमार सेन थे और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमादेवी थी। ये भारत की अभी तक इकलौती महिला हैं जो इस पोस्ट तक पहुंची हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पेले ब्राज़ील के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इनका निधन हो गया है, ये आपको याद रखना है। और इनका अगर मूल नाम कभी पूछे क्या था तो आपका हो जाएगा एंडरसन एरेंटेस डो नासिमेंटो, ये आपको याद रखना है। ब्राज़ील की बात हुई है तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया और ये विश्व का 5वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश विश्व का रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर यूएसए है, फिर उसके बाद ब्राज़ील है, ये आपको याद रखना है। अंगुल बलराम रेल लाइन परियोजना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत उड़ीसा में हुई है, केवल आपको इतना याद रखना है। कभी अगर पूछे कि अंगुल बलराम रेल लाइन परियोजना किस राज्य ने शुरू की है तो उड़ीसा इसका उत्तर हो जाएगा। ये मुख्यतः तलचर कोयले क्षेत्र को जोड़ने के लिए परियोजना शुरू की गई है। तो यहाँ से ये भी याद रखिए कि तलचर कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, उड़ीसा में अवस्थित है। उड़ीसा से ही संबंधित धनु यात्रा उत्सव भी याद रखिए, इसका आयोजन उड़ीसा के बरगढ़ शहर में किया गया है और इसमें भगवान कृष्ण से संबंधित नाटकों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कोनेरू हम्पी चर्चा में है क्योंकि इन्होंने फिडे द्वारा आयोजित विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये भारत की शतरंज खिलाड़ी हैं। यशस्विनी स्वास्थ्य बीमा योजना की अगर बात करें तो ये योजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई है और ये योजना सहकारिता के क्षेत्र में लाभ पहुंचाएगी। जो भी सहकारिता के क्षेत्र में किसान सक्रिय हैं वो इसके जरिए स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ कर्नाटक में मेगा डेयरी का एक उद्घाटन किया गया है और ये कर्नाटक की दूसरी सबसे बड़ी डेयरी है, ये आप ध्यान रखिएगा। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी बेंगलुरु ही है। राजभाषा यहाँ की कन्नड़ है। 1956 में इस राज्य का गठन किया गया था। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई हैं, राज्यपाल थावरचंद गहलोत और यहाँ के राज्यसभा और लोकसभा में सीटों की संख्या 12 और 28 है। 12 राज्यसभा में, 28 लोकसभा में, ये आपको याद रखना है। FSSAI की बात कर लेते हैं, ये एक बार फिर चर्चा में है, इससे पहले भी अभी हम लोग डिस्कस इसका कर चुके हैं। तो यहाँ पर जी कमलावर्धन राय का नाम आपको याद रखना है, ये इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। अगर FSSAI की बात करें तो इसका गठन 2008 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ये संस्था आती है। इसका काम ये है कि कहीं पर भी मिलावट अगर खाद्य पदार्थों में हो रहा है उसकी निगरानी करना और मानक प्रदान करना उन खाद्य पदार्थों को जो बिल्कुल मिलावट से मुक्त हों। तो इसके बारे में ये कुछ चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो ये रहे
पूरे हफ्ते भर के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपको आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर लाभ पहुंचाएंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी शुभकामना के साथ कि आपका नया साल खुशियों से भरा रहे, जल्दी से जल्दी आप सभी लोगों को आपके हाथ में एक नियुक्ति पत्र मिले। इसी शुभकामना के साथ आज के करंट अफेयर्स को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।